हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 6 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जंतुओं में जनन। आपने पाचन, परिसंचरण, श्वसन के प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। जैसे पाचन, हम जो भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन। परिसंचरण, जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो परिसंचरण होता है। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं वो श्वसन होता है। तो इन सब प्रक्रम के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। पाचन, परिसंचरण, श्वसन ये प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम जंतुओं के जनन के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो जनन है, जैसे हम हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा से हम हैं, फिर हमसे कल कोई और होगा। तो ऐसे जनन जो है एक पीढ़ी दर पीढ़ी संतान की उत्पत्ति के लिए आवश्यक निरंतरता को बनाए रखता है। जनन जाति स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। कल्पना कीजिए, यदि किसी जीव का प्रजनन, यदि कोई जीव प्रजनन नहीं करे तो क्या होता। ये आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसे जीव की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। कौन? जनन। आप पिछली कक्षाओं में पौधे में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं और इस अध्याय में आप जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं जनन की विधियां। क्या आप विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा होगा? आपने विभिन्न सारे जंतुओं के बच्चों को देखा होगा। कुछ जंतु के बच्चों के नाम सारणी 6.1 में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम संख्या 1 से 5 में उदाहरण देकर समझाया गया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए सारणी 6.1 में, जैसे मनुष्य का जो बच्चा होता है उसे हम शिशु कहते हैं। बिल्ली का जो बच्चा होता है उसे हम बिलोटा कहते हैं। कुत्ते का जो बच्चा होता है उसे हम पिल्ला कहते हैं। जो तितली का बच्चा होता है उसे हम इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं। मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे हम चूजा बोलते हैं। जो गाय का बच्चा होता है उसे हम बछड़ा बोलते हैं। जो मेढक का बच्चा होता है उसे हम टेडपोल या बेग शिशु बोलते हैं। जो बच्चा होता है, जब ये बड़ा हो जाता है, जब ये छोटा होता है ना, तब उसे टेडपोल या भेक शिशु बोलते हैं, और जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर मेढक। अब यहाँ देखिए जनन की विधियों में आगे हम पढ़ते हैं। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर, चूजा जो कि मुर्गी का बच्चा है और इल्ली कैटरपिलर जो कि तितली का बच्चा है, किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव कैसे दिखाई देते होंगे, जैसे कि वे अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती है। ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार से जनन करते हैं। ठीक है, तो हम लैंगिक जनन के बारे में समझते हैं। तो आपने कक्षा 7 में पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। आइए इसे स्मरण करने का प्रयास करते हैं। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर एवं मादा जननांग भाग होते हैं। ठीक है, क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा विभिन्न जननांग के भाग होते हैं। जैसे पौधों में नर एवं मादा 2 भाग होते हैं जनन के लिए, वैसे ही जंतुओं भी नर एवं मादा विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। जैसे प्लांट में नर एवं मादा युग्मक बनता है, वैसे ही जंतुओं में भी नर गेमेट और मादा गेमेट, नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, और ये जब फ्यूज्ड होते हैं, संलयित होते हैं, तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ये युग्मनज विकसित होकर क्या बनाता है? एक नया भ्रूण या एक नया जीव विकसित हो जाता है। इस प्रकार जनन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन, फर्टिलाइजेशन होता है, वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, आइए हम मनुष्य में जनन के भागों का पता लगाएं, जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। तो हम पहले जनन प्रक्रम में क्या देखेंगे? नर के जनन अंग को हम पढ़ेंगे। जैसे नर जनन अंग क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है, जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये मानव में नर जननांग का डायग्राम है। यहाँ पर एक जोड़ा क्या है? वृषण है। उसके अलावा 2 शुक्र नलिकाएं होती है इसके अंदर,
और एक शेषन होता है। वृषण में यहाँ देखिए, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। जो वृषण होते हैं मानव में, वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु। वृषण में लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें शुक्राणुओं का चित्र भी दिखाया गया है। ये आप शुक्राणु का डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे शुक्राणु के डायग्राम में सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है, बिल्कुल छोटा सा। यद्यपि शुक्राणु बहुत ही छोटे होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, मध्य भाग और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? तो बिल्कुल, शुक्राणु एक एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। यहाँ पर आप शुक्राणु का डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर मानव में नर जननांग का डायग्राम देख सकते हैं। और पहली पूछती है कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो जो शुक्राणु में पूंछ होती है ना, वो जो शुक्राणु होते हैं उन्हें मादा की योनि में अंडाणु तक ले जाने के लिए गति प्रदान करती है, जो पूंछ होती है। यहाँ हम मादा जननांग के बारे में पढ़ेंगे। तो मादा जननांग में आप चित्र में देख सकते हैं कि जो मादा जननांग है उसमें 2 अंडाशय होते हैं, 2 अंडवाहिनी होती है और एक गर्भाशय होता है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी और एक गर्भाशय होता है। अंडाशय में अंडा बनकर परिपक्व हो जाता है। उसके बाद अंडाशय में मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अंडाणु या डिंब कहते हैं। जब जो मादा का अंडाशय होता है उसमें अंडा बनता है, उसे मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, उसे हम अंडाणु या डिंब कहते हैं। मादा स्त्रियों में प्रत्येक मंत्र अंडाशय से किसी अंडाशयों से किसी अंडाशय के एक, मतलब किसी भी एक ओवरी से एक अंडा विकसित हो जाता है। अंडाणु या डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है। गर्भाशय वे भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। फिर ये गर्भाशय में आकर चिपक जाता है। गर्भाशय वे भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका है। यहाँ आप मानव अंडाणु का डायग्राम देख सकते हैं। बूजो को पता है कि बूजो जानता है भाई, तो वो बता रहा है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म भी हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, और बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी में, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। तो कल हम इस चैप्टर को आगे देखेंगे, जिसमें हम निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।